नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। भारत में लोकतंत्र खत्म होने की बात कहने वाले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब फिर एक बार विवादित मुद्दा छेड़ा है। राहुल इन दिनों इंग्लैंड की यात्रा पर है, जहां उनके बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और विवाद भी खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी विदेश यात्रा के दौरान अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने आरएसएस को फासिस्ट संगठन यानी फांसीवादी संगठन बताया है और इसकी तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी। आपको बता दें कि मुस्लिम ब्रदरहुड एक इस्लामी संगठन है और इसको आतंकी रिश्तों के कारण कई देशों में इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक लड़ाई का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका है और इसके लिए एक कट्टरपंथी फासिस्ट संगठन आरएसएस जिम्मेदार है, जिसने देश के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। यह राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। आइए सुन लेते हैं। The nature of the democratic contest in India has completely changed, and the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. और इसके बाद बीजेपी ने राहुल पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि वो पूरी तरह से माओवादी और अराजक तत्वों की गिरफ्त में आ चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार बात क्या हो सकती है कि आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आरएसएस के बारे में आखिर जानते ही क्या है। राहुल गांधी ने संघ के बारे में बहुत बोला है। मैंने सदन के अपने भाषण में एक टिप्पणी की थी कि क्या राहुल गांधी आरएसएस का पूरा नाम जानते हैं, तो इस पर सांसदों में बहस हो गई। क्या आरएसएस के फाउंडर का नाम जानते हैं, इस पर भी चर्चा हो गई। चलिए उसकी बात छोड़िए। आपने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो सकती है? कंडेमनेबल, भर्त्सना योग्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। हमारा स्पष्ट आरोप है कि राजीव गांधी माओवादी और अराजक विचारधारा और तत्वों के प्रभाव में है। राहुल गांधी क्षमा करेंगे। और आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान उनके किसी बयान पर विवाद उठ खड़ा हुआ हो। इससे पहले जब उन्होंने यह कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, क्या कारण है कि अमेरिका और यूरोप हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि क्या इसका कारण कारोबार और पैसा है। ये सारी बातें भी उन्होंने कही थी। तो इस पर भी बीजेपी ने पलटवार किया था कि ये भारत के अंदरूनी जो कामकाज है उसमें हस्तक्षेप की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक तरह से यू टर्न लिया है। उन्होंने भी इसी बात को कहा है कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका और यूरोप चाहे कोई भी हो, भारत के अंदरूनी मामलों में उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। आइए सुन लेते हैं। First of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. However, the scale of Indian democracy means that democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow. So, it's important for you too. It's not just important for us. We'll deal with our problem. But you must be aware that this problem is going to play out
at a global scale. It's not just going to play out in India. और जिस तरह से अमेरिका और यूरोप की बात कर रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को बचाया जाए, राहुल की इसी अपील पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछा कि क्या वे राहुल की बात से सहमत हैं, अगर नहीं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से इसका खंडन करना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि आखिर भारत के अंदरूनी मामलों में कोई अन्य देश किस तरह दखल दे सकता है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना। क्या मतलब है इसका? सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे हैं, और भाजपा तो इसकी बहुत ही ज्यादा सशक्त रूप से विरोधी है। आज राहुल गांधी ने भारत का जो एक कंसेंसस रहा है कि नो फॉरेन कंट्री मस्ट इंटरवीन इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, उसको विदेश की धरती से शर्मसार करने की कोशिश की है। तो एक तरफ आरएसएस पर हमला, दूसरी ओर भारत के लोकतंत्र पर सवाल और उसके लिए अमेरिका और यूरोप से अपील। एक के बाद एक कई विवाद हुए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रतन शारदा जुड़ रहे हैं, जिन्होंने आरएसएस पर कई पुस्तकें लिखी हैं। साथ ही डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। डॉक्टर शारदा, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। आपकी पहली टिप्पणी जब आपने राहुल गांधी का यह बयान सुना कि आरएसएस को फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताना, मुस्लिम ब्रदरहुड से उसकी तुलना करना। देखिए, इसके दो पहलू। अखिलेश जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। पहला पहलू तो ये है कि पहली बार राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि मुस्लिम ब्रदरहुड फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कि उनको बहुत भारी पड़ेगा, हो सकता है आने वाले दिनों में माफी मांगे कि मुस्लिम ब्रदरहुड को मैंने फासिस्ट नहीं कहा था, क्योंकि ये किसी भी इस्लामिस्ट को फासिस्ट कहने की आज तक किसी जरूरत कांग्रेस में हुई नहीं है। राहुल ने जरूरत की, इसलिए उनको बधाई देता हूँ। दूसरा, उसकी तुलना संघ से करना, जो कि प्रजातंत्र में विश्वास रखता है, जिसने प्रजातंत्र बचाने के लिए 80,000 से ऊपर जिनके स्वयंसेवक जेल में गए थे, कई मृत्यु में प्राप्त हुए, कईयों ने कष्ट सहा, ऐसी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और हिंदुत्व और इस्लाम में क्या आप कंपैरिजन करते हैं? इस्लाम एक्सक्लूसिविस्ट है, इस्लाम किसी और मजहब को स्वीकार नहीं करता, उन्हें काफिर कहता है और उनको दुय्यम दर्जा देता है, उनको रहने का हक नहीं देता। और हिंदुत्व सब सर्वसमावेशी है और सभी पंथों की इज्जत करता है। इस्लाम और हिंदुत्व पर वो नहीं गए, वो एक इस्लामी संगठन उसको बता रहे हैं। आगे नहीं, मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी की बात करोगे ना आप, संघ की आइडियोलॉजी की बात करोगे तो उसकी आइडियोलॉजी की बात करेंगे। आप चिंतित क्यों रहे? आगे सुनिए, कांग्रेस का रिकॉर्ड क्या है। सबसे पहला प्रेस फ्रीडम पे हमला किसने किया था? अमेंडमेंट 1 बाय पंडित नेहरू। नेक्स्ट किसने किया था? इमरजेंसी इंदिरा जी ने। उसके बाद किसने किया? राजीव गांधी ने प्रेस फ्रीडम के ऊपर स्पेशल बिल निकाला, जो उनको बाद में घबराकर वापस लेना पड़ा। 1948 में नरसंहार किसने किया? फाशिज्म की डेफिनेशन चाहते हैं ना आप। 1948 में गांधी हत्या के बाद में हजारों नहीं तो सैकड़ों तो पक्का ब्राह्मणों को जो पूना, सांगली, कोल्हापुर में मारा गया, क्यों मारा गया, उनका क्या कसूर था, आज तक उत्तर नहीं है। सारे न्यूज गायब कर दिए गए। वो फाशिज्म है। 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद में हजारों सिखों का नरसंहार हुआ, वो फाशिज्म है। पहले फाशिज्म का मतलब समझे, उसके बाद में बात करें। सबसे अधिक सेडिशन, राष्ट्रद्रोह के केस किसने किए? कांग्रेस ने। एक बार एक ही दिन में 9,000। सबसे अधिक देश को जो खतरा है कि ये राहुल गांधी क्या कि भारत में संघ को नहीं हरा सके, संघ की आइडियोलॉजी नहीं हरा सके, विदेश में जाके कह रहे हैं जिनको इसका मतलब ही पता नहीं, जिनको हिंदुत्व पता नहीं, संघ की जानकारी नहीं। तो जिसको मैं बहुत गलत ये बात मानता हूं कि अपनी लड़ाई भारत में न लड़ सकने वाला व्यक्ति वहां जाके लड़ाई करता है। कि प्रजातंत्र की बात करते हैं। 14 राज्यों के अंदर विरोधी सरकारें हैं। इतना ही नहीं तो 54 में से 50 चुनाव ये हार चुके हैं। अगर इनको लगता है प्रजातंत्र नहीं है, उस पर मैं डॉक्टर शारदा विस्तार से आपसे अगले सवाल में आऊंगा। जब लोकतंत्र की बात उन्होंने कही और जिस तरह से अमेरिका यूरोप की बात उन्होंने कही, उस पर भी हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। लेकिन जो आरएसएस पर हमला किया है उसी पर अभी रहते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। डॉक्टर अजय, आप क्या कहेंगे? जो बात डॉक्टर रतन शारदा कह रहे हैं कि आप फासिज्म की परिभाषा को ही नहीं जानते हैं, आप ये नहीं जानते हैं कि दुनिया में फासिज्म का इतिहास किसका रहा है, और आरएसएस को फासिस्ट संगठन बताना ये किस हद तक उचित है? देखिए, डॉक्टर साहब ने जो भी बातें रखी हैं उनका अपना विचार है, और आरएसएस का इसी तरह का विचार होता है, जो बहुसंख्यक समाज को, बहुधर्मी समाज को, बहुसांस्कृतिक समाज को, विविधता में एकता की बात को कहीं ना कहीं दरकिनार करके प्रजातांत्रिक तरीके से आने का जरूर प्रयास करता है, लेकिन जब समय आता है तो प्रजातंत्र को ही रौंद देता है। राहुल गांधी जी ने इन्हीं संदर्भ में ब्रदरहुड की
कहीं ना कहीं एक संकल्पना को साथ में रखा और कहा कि जो दोनों की स्थापना, आरएसएस और ब्रदरहुड की स्थापना एक ही तकरीबन समय में हुई, दोनों के कार्यशैली और विचारधारा तकरीबन एक है, और इन दोनों ने कहीं ना कहीं प्रजातंत्र का सहारा लेकर के कहीं ना कहीं चुनाव में अपना बहुमत साबित करके और पीछे के दरवाजे से जो पार्लियामेंट और बाकी जो मशीनरी है प्रजातंत्र की, उस पर घात प्रतिघात करने का काम किया। और ये स्पष्ट दिखता है भारत के संदर्भ में, यदि हम ले जिस तरह से कट्टरता में विश्वास करने वाली आरएसएस की विचारधारा है, फासीवादी तकनीक को अपनाती है, डेमोक्रेसी के रास्ते जिस तरह से सत्ता पर कब्जा की है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का फर्जी चोला पहन करके जिस तरह से जनतांत्रिक संस्थाओं पर आए दिन प्रहार हो रहा है, मुझे लगता है अब कुछ कहने के लिए इस देश में फिलहाल नहीं बचा है। राहुल गांधी जी ने जो संदर्भ दिया वो ये कहा कि एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह ये काम करती है जिस तरह ब्रदरहुड काम करती है। ये नहीं कहा कि ये आतंकवादी संगठन है। ब्रदरहुड की बात यदि कर ले तो लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड तो वो संगठन है जिस पर कई देशों में बैन है, क्योंकि उनके जो है टेरर लिंक पाए गए, ये आरोप उनके ऊपर है और इसी कारण उन पर बैन है। इसीलिए इन्होंने कोई आतंकवादी बात नहीं कही। इन्होंने कहा कि जो संगठन है मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसकी बनावट, जिसकी प्रक्रिया, जिसका प्रोसेस है, वही प्रोसेस आरएसएस भी इंडिया में अपनाई है। जिस तरह से वो अपने लोगों को शाखा के तरह वो लोग भी प्रवृत्त करते हैं, वो हथियार बंद शाखा तैयार करते हैं, कट्टरता फैलाते हैं, एक धर्म विशेष को लेकर के सिर्फ अपनी पहचान बनाने का काम करते हैं, वो भी दिखावे में, सह अस्तित्व के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। और एक एक करके जिस तरह गांधी जी की हत्या यहाँ राष्ट्रपिता की हत्या के आरोप में बैन किया गया आरएसएस को, उसी तरह ब्रदरहुड को भी एक समय में वहां के जो राष्ट्रपिता होते थे, प्रथम राष्ट्रपति, उनकी हत्या के संदर्भ में, कोशिश करने के संदर्भ में बैन किया गया। जिस तरह से जनतांत्रिक संस्थाओं में धीरे धीरे लोकतंत्र का सहारा लेकर के सत्ता के अंदर केंद्र में आई ब्रदरहुड भी, और जिस तरह वहां तांडव किया, आज आरएसएस के मुखौटा कहीं ना कहीं मैं मानता हूं भाजपा है। लेकिन डॉक्टर उपाध्याय, फिर जो कांग्रेस की सरकारें हैं राज्य में, वो आरएसएस पर बैन क्यों नहीं कर देती अगर वो इस तरह का संगठन है? और 10 साल अभी यूपीए की सरकार रही, आपने बैन नहीं किया आरएसएस को, अगर आपको लगता था कि ये आतंकवादी संगठन है या फिर ये इस तरह की सीक्रेट सोसाइटी है? ये नहीं कह रही है कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है। काम का एक कार्यशैली वैसी इसकी दिख रही है ब्रदरहुड की तरह। दूसरी बात, आरएसएस को समय समय पर बैन भी किया गया है, ये कोई नया तथ्य नहीं है। आपने देखा सरदार पटेल साहब ने बैन किया था, इंदिरा गांधी जी ने बैन किया था, 92 में जब घटनाएं हुई थी तो उस समय भी बैन किया गया था, 3 बार बैन किया जा चुका। ये संगठन जिस तरह से अभी सत्ता के मोहरे को खेल रही है, और जिस तरह हर संगठन में, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे मीडिया के क्षेत्र में हो, हर जगह अपने प्यादे को बैठा करके ये चाहती है कि कैसे सत्ता के केंद्र को अपने कंट्रोल में कर। ठीक है डॉक्टर उपाध्याय, यही आरोप तो खैर कांग्रेस पार्टी पर भी लगते रहे कि उसने भी इसी तरह से संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया, अपने पक्ष में लाकर के उनको खड़ा किया। डॉक्टर शारदा, मैं आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन बार बार राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देश में जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं सबका अपहरण कर लिया गया है आरएसएस के द्वारा, सब दूर अपने लोगों को बैठा दिया गया है और जिस तरह से लोकतंत्र है उसको एक तरह से हाशिए पर डाल दिया गया है। यही बात है जो लगातार वो भारत में भी और विदेश में भी अब कह रहे हैं। देखिए, जब आपका प्रजातंत्र पर विश्वास उठ जाता है ना, क्योंकि आप लगातार इलेक्शन हारते हैं और आपको जनता ठुकरा देती है, तब आपको डेमोक्रेसी पे शक होने लगता है। इनको लगता है कि हमारा परिवार सत्ता पे होगा तभी डेमोक्रेसी है, वरना डेमोक्रेसी नहीं है। प्रजातंत्र के सहारे भाजपा सरकार लगातार जीत रही है। 54 में से 50 इलेक्शन राहुल गांधी हार गए, तो इनका प्रजातंत्र से विश्वास उठ गया है। ये मतदाताओं का अपमान है कि आप कह रहे हैं कि किसी छुपे रास्ते से, किसी ने प्रकारेण संघ भाजपा वाले शासन में, संघ तो शासन में है नहीं, लेकिन मान लें कि भाजपा संघ के लोग हैं और चुनकर आए, वो खुले प्रकार से मतदान द्वारा बिल्कुल लोगों के सहारे यहाँ पर जीत कर आए हैं, जो पिछले दरवाजे से नहीं आए। तो ये पिछले दरवाजे से आने की बात, ये अब मतदानों का अपमान है। दूसरी बात, बैन की बात करते हैं, हर बार बैन बाइज्जत हटाना पड़ा, हर बार कोर्ट द्वारा हटाया गया, कहीं भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उसके बाद बार बार यही आरोप लगाते हैं और उसके ऊपर राहुल गांधी और कई लोग माफी मांग चुके हैं, फिर भी आपके पास वही कहने को है, नया कुछ है नहीं। एक उदाहरण दे दे जहां संघ ने किसी संस्था पे कब्जा किया, हिंसा का प्रयोग किया, जहां सत्ता पलट किया, जहां प्रजातंत्र को धोखा दिया, एक उदाहरण दे दे। संघ के ऊपर सबसे पहले बैन लगाने वाला मांग कहां से आई थी? मुस्लिम लीग, क्योंकि पार्टीशन के समय इन आतताइयों को के सामने खड़ा रहने वाला कौन था? संघ था। इसके कारण मुस्लिम ने बैन मांगा। जब बैन लगा तो सबसे पहले स्वागत किया गया मुस्लिम लीग द्वारा, और डॉन पेपर जो मुस्लिम लीग का पाकिस्तान में था। ये इनका इतिहास है। मैंने जो फांसीवाद के उदाहरण दिए कांग्रेस के,
उनका उत्तर इनके पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके पास कहने कुछ है ही नहीं। आपको बहुमत नहीं मिलता तो लोगों के पास जाए ना। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है डॉक्टर शहादत जिस पर मुझे लगता है कि आगे भी बहस होती रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा अभी जारी है और अभी देखना होगा कि आगे आने वाले समय में वो किस तरह के बयान देते हैं भारत की राजनीति के बारे में विदेश की धरती पर। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां राजधानी ढाका में बम धमाके की खबर है। इसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। ये इमारत में धमाका हुआ है, इसमें 100 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। और हमारे सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं अधिक जानकारी देने के लिए। कादम्बनी, क्या अपडेट है? देखिए अखिलेश, यहाँ पर धमाका एक हुआ है जिसमें 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। 2 महिलाएं हैं, उसमें 108 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। ये गुलिस्तान इलाका है, 5 मंजिला इमारत है जहाँ पर ये धमाका हुआ है और काफी भीड़ यहाँ पर होती है। शॉप्स है आसपास, एक सामने बस स्टैंड है, बैंक ब्रांच है और यहाँ पर करीब 11 फायर फाइटिंग यूनिट्स जो हैं यहाँ पर रेस्क्यू एफर्ट में जुटी हुई हैं। लेकिन वो ये भी देख रही हैं, रैपिड एक्शन बटालियन का बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंचा है और बिल्डिंग को इंस्पेक्ट कर रहा है। उनका कहना है कि अभी ये साफ नहीं है कि आखिर ये धमाका हुआ किस तरह से, और ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन घायल जो है वो 108 हैं और जो मारे गए लोग हैं उनकी संख्या बढ़ने की भी आशंका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कादम्बनी इस तमाम जानकारी के लिए। हम आपके पास आगे भी अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।